Hi, I am Rajesh Kumar, your chemistry teacher SVM Senedi. स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12 के थर्ड चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पहला भाग स्टार्ट करेंगे और उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और घर में मतलब जो है अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, जो भी मटेरियल्स जा रहा है उसको नोट कर रहे होंगे, है ना। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल what are the objectives of this chapter, this part? इस भाग में हम लोग सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होता है उसके बारे में जानकारी लेंगे। फिर इलेक्ट्रोलाइट्स और इलेक्ट्रोलाइसिस ऑलरेडी आप लोग क्लास 11 में पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम लोग आज मेन फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस इसके बारे में पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में भी बात करेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का पाठ। सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को किस रूप में देख रहे हैं? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के नाम में ही छिपा हुआ इलेक्ट्रो और केमिस्ट्री। इलेक्ट्रो जो वर्ड है वो रेफ़र करता है इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रिसिटी, और केमिस्ट्री पता है केमिस्ट्री जो है केमिकल से रिलेटेड साइंस का ब्रांच है। इसलिए हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या पढ़ने वाले हैं? इट इज़ ए ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स विथ इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स एंड कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम लोग जो है इस भाग में डिस्कस करेंगे, इस पर विचार विमर्श करेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है। हम लोग को पता है बहुत सारे ऐसे सॉल्यूशंस है वो भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं जब वो मोल्टन स्टेट में होते हैं या हम लोग जो है उसमें उसका एक्वस सॉल्यूशन बना लेते हैं। उस तरह का जो सॉल्यूशन है उसको इलेक्ट्रोलाइट्स कहा जाता है। इस आधार पर हम लोग जो है इलेक्ट्रोलाइट्स का इस तरह से डिफिनेशन दे सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स आर केमिकल्स which conduct electricity in their aqueous solution or molten state and simultaneously decomposed by it into ions. क्लियर बच्चों? अब हम लोग बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट्स कितने प्रकार के होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट जो है दो प्रकार के होते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट्स, ये सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के अंतर्गत आते हैं। उसी तरह से दूसरा जो टाइप है वो है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में हम लोग आएंगे वीक एसिड, वीक बेस, वीक सॉल्ट। जैसे हम बात करें स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या हो गया? सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। स्ट्रॉन्ग बेस कास्टिक सोडा, कास्टिक पोटास। स्ट्रॉन्ग सॉल्ट NaCl, KCl एक्सेट्रा। उसी तरह से अगर हम बात करें वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में वीक एसिड्स हो गया आपका कार्बोनिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। वीक बेसिस में आ जाइए आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और वीक सॉल्ट की अगर हम बात करें तो अमोनियम क्लोराइड, ये सब जो है वीक सॉल्ट के अंतर्गत आते हैं। अब हम इसका अगला भाग में प्रवेश कर रहे हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है? अब हमको पता चल गया कि हम लोग को पता चल गया कि बहुत सारे एक्वस सॉल्यूशन हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। अगर हम मान लेते हैं सॉल्यूशन से होकर अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो ये जो सॉल्यूशंस है ये मतलब आयंस प्रोड्यूस करते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है, ये जो फेनोमेनन है, इसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस के नाम से जानते हैं। इसलिए इलेक्ट्रोलाइसिस का क्या डेफिनेशन होगा? द फेनोमेनन ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट्स एक्वस सॉल्यूशन और मोल्टन स्टेट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। यानी कोई भी इलेक्ट्रोलाइट्स है अगर उसका सॉल्यूशन से होकर अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं दो रड्स से होकर
एक रेड जो है पॉजिटिव रेड होगा, एक नेगेटिव रेड होगा इलेक्ट्रिसिटी का। एक पॉजिटिव रेड जो है वो एनोड का काम करेगा और नेगेटिव रेड जो है कैथोड का काम करेगा। और जब हम करंट पास कराते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं, तो वो आयंस में टूट जाते हैं। इस फेनोमेनन को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। अब हम लोग फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में डिस्कस करते हैं। माइकल फैराडे इलेक्ट्रोलाइसिस से रिलेटेड दो इम्पोर्टेंट लॉज दिए थे। माइकल फैराडे प्रपोज टू laws regarding electrolysis of electrolytes known as Faraday's law of electrolysis, or simply it is also known as laws of electrolysis. Let us see first law of Faraday. First law of Faraday states that the mass of substance collected at each electrode is directly proportional to quantity of electricity passed through the electrolytic solution. फैराडे का पहला लॉ क्या कहता है कि अगर हम किसी इलेक्ट्रोलाइट से होकर इलेक्ट्रिसिटी अगर हम पास करते हैं तो जो मास जमा होता है, जैसे हमारा कैथोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है तो उसमें पॉजिटिव आयन्स जमा होंगे, एनोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होते हैं तो उसमें नेगेटिव आयन जमा होंगे। जब हम उससे होकर करंट या इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो बताया जा रहा है कि इसमें जो मास जमा होता है सब्सटेंस का, आयंस का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हैंस एम प्रोपोर्शनल टू क्यू, एम प्रोपोर्शनल टू आई टी। यहाँ पर क्या है, क्यू जो है क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन कूलम है और हम लोग जानते हैं कि क्यू इक्वल टू होता है आई टी, यानी कूलम इक्वल टू एम्पियर इनटू टाइम। नेक्स्ट, उसके बाद एम इक्वल टू जेड आई टी। यहाँ पर एक जेड जो है एक कांस्टेंट है जिसको हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के नाम से जानते हैं। अगर जेड का अगर हम लोग परिभाषा या डेफिनेशन हम लोग लाना चाहे तो इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि अगर मान लेते हैं 1 एम्पियर करंट अगर पास किया जाए किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से होकर 1 सेकेंड के लिए, तो देखा जाता है कि इक्वेशन 1 जो है हमारा Z इक्वल टू हो जाता है M। यानी हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इज द मास ऑफ सब्सटेंस कलेक्टेड एट ईच इलेक्ट्रोड व्हेन 1 एम्पियर करंट इज पास्ड थ्रू द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन फॉर 1 सेकेंड। अब हम लोग चलते हैं बच्चों सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे में। सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे का क्या स्टेटमेंट है, इसको हम लोग पहले देखें। इट स्टेट्स दैट व्हेन सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस देन masses of substance collected at each electrode is directly proportional to their chemical equivalents। अगर हमारे पास बहुत सारा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस है, उसको अगर हम सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं और सीरीज में कनेक्ट करने के बाद अगर हम लोग जो है इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो सभी इलेक्ट्रोलाइट्स में करंट के जो अमाउंट होगी सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। लेकिन अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट के कैथोड और एनोड में अलग अलग मासेस जमा होंगे। तो इसीलिए ये सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे जो है ये सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए लागू होता है। इसमें अगर हम मान लेते हैं कि अलग अलग जो इलेक्ट्रोलाइट्स है अगर हम सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो जो सब्सटेंस का मास जमा हो रहा M1, M2, M3 ग्राम जमा हो रहा और उसके केमिकल इक्विवेलेंट यानी इक्विवेलेंट वेट सब्सटेंस का E1, E2, E3 है। तो सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे के हिसाब से हम लोग लिख सकते हैं M1 बाई E1 इक्वल टू M2 बाई E2 इक्वल टू M3 बाई E3 इक्वल टू M4 बाई E4। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। अब यहाँ कुछ फार्मूलाज हम लोग देख रहे हैं न्यूमेरिकल्स या अंकिक प्रश्न बनाने के लिए। सबसे पहला फर्स्ट लॉ फैराडे का M इक्वल टू जेड आई टी, जहाँ M जो है मास ऑफ सब्सटेंस
जेड इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, आई अमाउंट ऑफ करंट इन एम्पियर, टी जो है टाइम। उसी तरह सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे का ये एक्सप्रेशन है। और इक्विवेलेंट मास निकालने का तरीका है एटॉमिक मास बाय वैलेंसी। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट को हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं, इसको जेड से डिनोट करते हैं, इक्विवेलेंट मास बाय फैराडे। इक्विवेलेंट मास हमको निकालना पड़ेगा सब्सटेंस का, एलिमेंट का, उसके बाद फैराडे का जो वैल्यू होता है 1 फैराडे इक्वल टू होता है 96,500 कूलम। चलिए हम लोग कुछ सॉल्व्ड न्यूमेरिकल्स के बारे में मतलब देखते हैं। पहला जो न्यूमेरिकल है उस पर हम लोग विचार कर रहे हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या है? 2 amperes current is passed through copper sulfate solution for 72 minutes. Calculate the mass of copper deposited at cathode. सबसे पहले हमारे पास क्या दिया हुआ? आई दिया हुआ, यानी अमाउंट ऑफ करंट दिया हुआ 2 एम्पियर। समय कितना लग रहा? 72 मिनट लग रहा बच्चों। इसको हम लोग सेकेंड में बदल लेंगे तो कितना मास निकलेगा वो निकालना है। तो यहाँ हम लोग को पता है कॉपर का एटॉमिक मास होता है 63.5 ग्राम पर मोल या AMU। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग निकालेंगे इक्विवेलेंट मास कॉपर का, क्योंकि जमा हो रहा है कॉपर का इक्विवेलेंट मास निकालेंगे। और कॉपर सल्फेट में कॉपर का वैलेंसी होता है 2, और इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि इक्विवेलेंट मास कॉपर का आ गया 31.75 ग्राम। अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे, इस इक्विवेलेंट मास का यूज करके जेड निकालेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट निकालेंगे। तो जेड इक्वल टू होता है E/F। ई ऑलरेडी हम लोग निकाले हैं, F का वैल्यू होता है 96500। अब हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे से जान रहे हैं M इक्वल टू ZIT। अब Z, I और T का वैल्यू आप बैठा दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा कितना कॉपर जमा हुआ। ये कॉपर जमा हुआ 2.84 ग्राम। चलिए बच्चों एक सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे से भी न्यूमेरिकल देख लेते हैं। न्यूमेरिकल क्या है सबसे पहले वो देखें। कॉपर सल्फेट एंड AgNO3 solutions are connected in series. On passing a current, a certain amount of current, the amount of copper deposited at cathode is 4.2 gram. Calculate mass of silver deposited at the same time. यहाँ पर बच्चों देख रहे हो कॉपर सल्फेट का और सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन है। इस दोनों को जो है सीरीज में कनेक्ट किया गया, और सीरीज में कनेक्ट होता है तो बताओ क्या लगेगा, कौन सा लॉ लगेगा फैराडे का? सेकेंड लॉ। सही बात, सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे लगेगा। और इसमें जो करंट पास हो रहा है एक सर्टेन फिक्स्ड अमाउंट हो रहा है, वो करंट का वैल्यू दे भी देता है तो ठीक है, नहीं भी देता है तो कोई बात नहीं। लेकिन कैथोड में कॉपर जमा हो रहा है 4.2 ग्राम। हम लोग को निकालना है सिल्वर कितना जमा हो रहा है। तो मास ऑफ कॉपर इज गिवन, मास ऑफ सिल्वर यू हैव टू फाइंड आउट। वी कैन कैलकुलेट इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर, दैट मीन्स एटॉमिक मास बाय वैलेंसी, एंड देन इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर एटॉमिक मास बाय वैलेंसी। एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर इज 108, वैलेंसी इज 108 ग्राम। नाउ वी हैव सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे, MCU by ECU equal to MAG by EAG. Putting the values, we can get the mass of silver deposited, that is 14.28 gram. अब बच्चों फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस के आधार पर कुछ असाइनमेंट्स दिया जा रहा है, जिसको आप घर में बनाइएगा, प्रयास कीजिएगा। नहीं बनेगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आपको मतलब इसका सॉल्यूशन दे देंगे। और भी किसी तरह का प्रॉब्लम होगा तो मतलब जो हम लोग व्हाट्सएप से बात कर सकते हैं। अब हमारा जो वीडियो है ये आपको रेगुलर पहुँचे, इसलिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसको समझने के बाद लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू। आज यहीं तक, कल फिर नए वीडियो के साथ हम लोग देखेंगे। धन्यवाद।